Hello and welcome back to another lecture video of series Target High Book Revision episode 8, and we have the new topic. The topic is respiratory system, anatomy and physiology से start करेंगे, and we have the first heading, that is classification of respiratory system. तो गाइज यहाँ से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड मैनी मोर थिंग्स टू बी डन इन दिस लेक्चर. So already guys, I have write the classification, and firstly we have to focus two types of classification, that is first upper respiratory system, upper respiratory system. In this upper respiratory system, the following nose and paranasal sinus, next we have deal with pharynx, next tonsils, and adenosis, then we have larynx, and then last trachea. Okay, so this is the upper respiratory system, and now we have the lower respiratory system second. तो टू टाइप्स में डिवाइडेड हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर एंड लोअर. ओके, अब इसमें लिख लेते हैं कौन कौन से हम पढ़ेंगे. मेन, स्टेम या फिर ब्रोंकाई, फिर पढ़ेंगे हम ब्रोंक्योल्स, एंड देन लंग्स, और उसके बाद एल्वियोलर डक्ट, एंड एल्वियोलाई. सो अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं ये आ गए हैं. तो सबसे पहले हम डील करते हैं नोज को लेकर. ओके, नोज क्या करती है, फिल्टर करती है, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई करती है एयर को, जो भी हम इनहेल करते हैं एयर उसको. इनिशियल पोर्शन ऑफ नोज इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटी बाय सेप्टम. सेप्टम के थ्रू ये डिवाइडेड हो जाती है दो नेजल कैविटी में. Lined with the ciliated columnar epithelium, contains goblet cells which are responsible for mucus secretion. Okay, तो ये सब चीज होती है. ये सबसे पहले तो फिल्टर करती है और ह्यूमिडिफाई करती है द एयर. ओके, और ये सिलिएटेड कोलिमिनल एपिथेलियम की जो लाइनिंग है, लाइन जो है उससे बनी होती है. ओके,
Lateral walls of the nose have three turbinate bones called co- conchia, which increase the surface area of mucous membrane of nasal cavity. जो तीन बोन है वो आपके लिखवा देता हूँ. conchia and एक कंडीशन और आती है हमारे पास हमारी इसमें जो हमने पिछले बार इसमें पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में, राइनाइटिस. ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज. ऑफ नोज. ओके. Olfactory receptors responsible for sense of smell and are found in nasal epithelium. The olfactory receptors extend their fibers through the cribriform palate of the ethmoid bone. These fibers comes together to form the olfactory tract. Okay, and now we have conanal atresia. इसमें क्या होता है कि इट इज अ कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन बाय बोनी और मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स बोन नोज एंड फेरिंग्स, बिटवीन नोज एंड फेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. एक कंजेनाइटल है, बाय बर्थ ही मिलती है. ठीक है, नोज एंड फेरिंग्स के बीच में. ठीक है, यहाँ पे हमारी नोज खत्म हो जाती है. देन वी हैव नेक्स्ट पैरा nasal sinuses. What is this? These are four pair of nasal sinuses. Four pair होते हैं. ठीक है, सबसे पहला आता है फ्रंटल, फिर आता है एथमोइड, देन वी हैव स्फिनोइड, उसके बाद आता है मैक्सिलरी, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव नेजल साइनसेस, होलो कैविटी इनसाइड द बोन्स एंड हेल्प इन रेजोनेटिंग ऑफ स्पीच. ये रेजोनेटिंग ऑफ स्पीच में हेल्प करते हैं हमें, जो भी साइनसेस होते हैं हमारे. रेजोनेटर ऑफ स्पीच. ठीक है, साइनसेस आर लाइन विद नेजल म्यूकोसा सीलेटेड सीडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथेलियम, जो कि हमारा सीडो स्ट्रेटिफाइड 1 minute is ciliated pseudo stratified columnar epithelium. ओके, इसकी फुल फॉर्म आप राइट डाउन कर लेना. अब नेक्स्ट वी हैव हमारा अलग और बनाता है फेरिंग्स. ठीक है, नेजोफेरिंग्स क्या होता है, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स. इसमें तीन टाइप्स आते हैं हमारे. नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास लेरिंजोफेरिंग्स.
and then tonsils. ओके, तो सबसे पहले नेजोफेरिंक्स क्या होता है? एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल टू द अपर सरफेस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। वहाँ पे होता है ये एडिनो adenoids. Pharyngeal tonsils are located in the nasopharyngeal posterior wall, and eustachian tube start from middle ear and opens into nasopharynx. Nasopharynx में ही open होती है eustachian tube. Nasopharynx is lined with respiratory epithelium, ciliated serostratified columnar epithelium. इसमें भी ये पाया जाता है। ठीक है, अब ओरोफेरिंक्स की बात कर लेते हैं। ओरोफेरिंक्स क्या है कि एक्सटेंड फ्रॉम यूवुला टू द हायोइड बोन। हायोइड यूवुला से लेके हायोइड बोन तक ये एक्सटेंड करता है। पैलेटाइन टॉन्सिल आर लोकेटेड इन द लेटरल वॉल ऑफ द ओरोफेरिंक्स एंड इट सर्व एज अ पैसेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड। ये पैसेज प्रोवाइड करता है फूड और एयर दोनों को। ओरोफेरिंक्स इज लाइंड with non-keratinized squamous stratified epithelium. Okay, now we have laryngopharynx. Laryngopharynx extend from hyoid bone inferior to epiglottis and to cricoid cartilage, point where common pathway drives into laryngo esophagus. It is lined with stratified squamous epithelium. Okay, and now we have tonsils. Tonsils क्या है? Collection of lymphoid tissue present in pharynx and base of the tongue. Okay, just 1 minute. Next we have larynx. So अब डील करेंगे larynx के साथ। larynx क्या कहता है? It is also known as voice box. इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम C4 टू C6। C4 से C6 तक होता है। टू टाइप्स ऑफ वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड। दो टाइप के वोकल कॉर्ड होते हैं इसमें। टोटल 9 कार्टिलेज का बना होता है प्रेजेंट इन लैरिंग्स। 3 सिंगल कार्टिलेज, thyroid, epiglottis, cricoids. 3 pair, that is cuneiform, corniculate, and arytenoid. Angle of thyroid cartilage from protrusion on neck, which is known as Adam's apple. Okay, cricoid cartilage is the only complete cartilaginous ring in larynx. ओके, तो ये सब लैरिंग्स का बारे में है जो मैंने आपको बताया। ये थ्री सिंगल कार्टिलेज होते हैं इसमें। ओके, एंड 3 पेयर होते हैं इसमें। 6 कार्टिलेज अलग। एंड क्रिकोइड कार्टिलेज इज द ओनली कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग इन लैरिंग्स। ठीक है, नाउ डील विद द ट्रैकिया।
ट्रैकिया क्या कहता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, एंड फॉर्मली बाय 16 to 20 hyaline cartilage C-shaped strings, 16 to 20 incomplete hyaline cartilaginous C-shaped rings. Okay, and now diameter 2.5 centimeter. 2.5 centimeter. The trachea branches into left and right main bronchi at the level of external angle T4 to T5. Okay, of the vertebra. It extends from the larynx and bronchus, branches into two main stem bronchi. Cornea of trachea, the point where the trachea gets divided into two bronchi. Now अब इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, इसका नहीं, ये तो अलग है। अब एक बात और देखो, एल्वोलियर सेल्स हैव थ्री टाइप्स, टाइप वन, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड। जो हमारा एल्वोलियर सेल है, अब एक चीज़ और मायने रखने वाली बात है यहाँ पे कि जो हमारा एल्वोलाई है, ईच लंग कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 3000 एल्वोलाई, सॉरी 300 मिलियन एल्वोलाई। ओके, अब हमारा जो एल्वोलर सेल्स है वो तीन टाइप की होती है, टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री। ठीक है, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, द सेल्स मेकअप द एल्वोलियर एपिथेलियम, इसमें एपिथेलियम बनता है एल्वोलर। सेकंड टाइप में दिस सेल प्रोड्यूस surfactant which reduce the surface tension of the prevent alveoli for collapsing, एंड थर्ड में क्या होता है, एल्वोलियर मैक्रोफेजेस बनते हैं। ओके, नाउ जो रेस्पिरेशन है टू टाइप से होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन टू टाइप से होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, अब शिमेटिक डायग्राम ऑफ लेफ्ट एंड राइट लंग एक बार देख लेते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। तो इसको मैं बनाता हूँ इससे, राइट मेन ब्रोंकियस, उसके बाद हमारा आता है थ्री लोअर ब्रोंकियाई, उसके बाद आता है सेगमेंटल ब्रोंकियाई, टेन। उसके बाद आता है हमारे पास ब्रोंक्यूल्स, एंड देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एंड ये हमारा रेस्पिरेटरी एयरवे। ठीक है, और यहाँ पे ये मिलता है हमारे पास कंडक्टिंग एयरवे।
फिर हमारा आता है लेफ्ट मेन ब्रोंकस, टू लोअर ब्रोंकियाई, उसके बाद सेगमेंटल ब्रोंकियाई 8, एंड देन वी हैव ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लंग्स। लंग्स क्या कहते हैं भाई? Lungs are the paired structure in thoracic cage. ये paired structure है। In thoracic cage, ठीक है। उसके बाद राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 lobes, अपर, मिडल एंड लोअर। जो राइट लंग है वो 3 लोब में डिवाइडेड है, दैट इज अपर, मिडल एंड लोअर। जो हमारा लेफ्ट लंग है वो डिवाइडेड है 2 lobes में, दैट इज अपर एंड लोअर। ओके, 2 main bronchi, left and right main bronchus enters the lung through an open opening called helium. Okay, external respiration, exchange from gases between lungs and blood. अब एक चीज और देख लेते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हम बता रहे थे। वो किस किस के बीच में हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, एंड इंटरनल एक्सपिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स या टिश्यू। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल या फिर टिश्यू। ओके, इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन या फिर ब्रीदिंग इन इज अ एक्टिव प्रोसेस। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। Primary inspiratory muscles, diaphragm contraction 75% air into, and external intercostal muscle elevate the ribs 25% air into. When the diaphragm contracts, it moves downward, increasing the vertical dimension of the thoracic cavity and creating space from lungs to expand. Okay, creates negative pressure inside thoracic cavity. Accessory inspiratory muscles, sternocleidomastoid and pectoralis and trapezius and scalene muscle. एक्सलेशन या फिर एक्सपायरेशन, ब्रीदिंग आउट इज अ पैसिव प्रोसेस। ये एक पैसिव प्रोसेस है। ओके, प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल डायफ्राम होती है इसमें, एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल एब्डोमेन एंड मसल होती है, इंटरकोस्टल मसल होती है। ओके, now we have lung volume
along with the normal values. ओके, अब लंग वॉल्यूम पे बात कर लेते हैं थोड़ा. नॉर्मल वैल्यूज. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लंग वॉल्यूम्स की वैल्यूज आ जाती हैं. टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो इनको राइट डाउन कर लेते हैं पहले, तो फिर इनको समझते हैं. सबसे पहले आता है टाइडल. टाइडल वॉल्यूम टीवी. एंड फिर आती है हमारे पास इंस्पायरेटरी. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV. फिर आती है हमारे पास एक्सपायरेटरी. रिजर्व वॉल्यूम, that is ERV. And next we have residual volume, RV. ओके, तो इसमें मैं इसकी कैपेसिटी बताऊंगा आपको, नॉर्मल वैल्यू बताऊंगा. तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम की डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिलैक्स ब्रीथिंग. एक नॉर्मल और रिलैक्स ब्रीथिंग में जो भी हम इनहेल करते हैं एयर को, वो हमारी टाइडल वॉल्यूम में काउंट होती है. दैट इज 500 ml. Tidal volume is 500 ml. And inspiratory reserve volume, quality of the air that can be forcefully inspired after a normal tidal इंस्पिरेशन. एक नॉर्मल टाइडल इंस्पिरेशन के बाद जो हम फोर्सफुली करते हैं उसमें हमारा कितना अमाउंट आ जाता है, 3000 ml. एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द quantity of air that can be forcefully exhaled after a normal tidal expiration. तो ये हमारे आ जाती है 1100 ml. ओके, अब फिर रेजिडुअल वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर दैट इज स्टिल लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एक्सेल्ड. तो ये हमारी बचती है 1200 ml. ओके, अब लंग कैपेसिटी कितनी होती है, एक बार इस पर बात कर लेते हैं. लंग कैपेसिटीज, टोटल लंग कैपेसिटी. सबसे पहली हेडिंग, फिर हमारे पास आती है वाइटल कैपेसिटी. उसके बाद आती है हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. फिर आती है फंक्शनल, रेजिडुअल कैपेसिटी. अब इसमें कितनी कितनी वॉल्यूम होती है ये देख लेते हैं. सो टोटल लंग कैपेसिटी में 6000 ml होता है, जिसमें कि हमारा कौन कौन से आते हैं, टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, सारे आ जाते हैं मतलब. ठीक है, फिर आती है वाइटल कैपेसिटी, ये होती है 4800 ml. इसमें हमारे आते हैं टीवी प्लस IRV प्लस ERV. ओके,
एंड देन हमारे पास आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो कि होती है 3600 ml। इसमें हमारी आती है टीवी प्लस आईआरवी। फिर देन आती है हमारे पास फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी 2400 ml। इसमें हमारी होती है आरवी प्लस ईआरवी। ओके, तो लंग कैपेसिटी की बात कर ली हमने। अब पल्मोनरी प्रेशर एक टर्म आती है, इसको पढ़ लेते हैं। पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज 20 to 30 mmHg। 20 to 30 mmHg होता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज 5 to 15 mmHg। 5 to 15 mmHg। ये सिस्टोलिक, ये डायस्टोलिक। ठीक है। वेंटिलेशन या फिर परफ्यूजन रेशो कितना होता है? नॉर्मल रेशो होता है 1:1। ठीक है। और परफ्यूजन exit ventilation occurs in the condition of obstruction of distal airway, pneumonia या फिर atelectasis। ओके। हाई वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो more than 1। ventilation exceeds perfusion which leads to dead space, occur in the condition like pulmonary embolism, pulmonary infection, cardiogenic shock। Silent unit क्या होती है? It occurs when there is limited ventilation and perfusion। It occurs in the condition of pneumothorax and ARDS, acute respiratory distress syndrome। Okay। Portal pressure of gases, atmospheric air versus alveoli air। जो एटमॉस्फेरिक एयर और एल्वोलाई एयर के बीच में जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर, उसको बात कर लेते हैं पोर्टल पार्शियल प्रेशर के। नाइट्रोजन 78.6% एंड ऑक्सीजन 21%, वाटर वेपर 0.05%। एल्वोलाई के अंदर हमारा नाइट्रोजन 74.9%, ऑक्सीजन 13.6%, CO2 5.3% और वाटर वेपर 47 mmHg। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब partial pressure of arterial oxygen, it represent the volume of oxygen dissolved in plasma। जो partial pressure of oxygen है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? at partial pressure of oxygen 100 mmHg, सॉरी 100 mmHg, तो इसका each 100 ml of arterial blood carries 20 ml of oxygen by oxyhemoglobin and 0.3 ml of oxygen dissolved in plasma। Amount of oxygen combines with hemoglobin in measured as saturation SpO2। SpO2 जो मेजर भी कर लेते हैं कभी कभी। एट PaO2 partial pressure of oxygen of 100 mmHg, 97% of Hb is saturated with oxygen। Okay। When partial pressure of oxygen is 150 mmHg, the Hb is fully saturated with oxygen 100%। ओके। एंड अब कर लेते हैं असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स जो कि ज़रूरी है। उसके बाद हम फिर डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले इस टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं आज। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले करते हैं क्लबिंग ऑफ नेल।
It is a change in normal nail bed. It is present in chronic hypoxia condition. ये कब प्रेजेंट होती है? क्रोनिक हाइपोक्सिया कंडीशन. ओके. सिमरोथ विंडोज इज absent. इसमें क्या होती है? SCHAMROTHS विंडोज इज absent. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव साइनोसिस. इट इज अ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन. साइनोसिस, bluish discoloration of skin. ठीक है. It is determined by deoxygenated hemoglobin in blood. It is manifested by when at least 5 gram per deciliter of blood gas deoxygenated. Central cyanosis is observed in lips and tongue. जो central cyanosis है वो lips में and tongue में पता चलता है. Peripheral cyanosis is not a reliable indicator of hypoxia. अब हम करते हैं चेस्ट कॉन्फ़िगरेशन. नॉर्मल रेशो ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर टू लेटरल डायमीटर ऑफ थोरेक्स इज 1:2. चेस्ट कंप्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन. अब नॉर्मल रेशो कितना आ रहा है इसका? 1:2. किसका? नॉर्मल रेशो ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर टू लेटरल डायमीटर ऑफ थोरेक्स इज 1:2. बैरल चेस्ट साइन ऑफ chronic obstructive pulmonary disease and emphysema. Anterior posterior lateral diameter of thorax is 1:1. COPD में 1:1 हो जाता है. funnel chest, pectus excavatum. In this, there is a depression in lower part of sternum and compresses heart and great vessel. It occurs in rickets or Marfan syndrome. Funnel chest. फनल चेस्ट किस में होती है? मार्फन सिंड्रोम में होती है. ठीक है. फिर आता है पिजन चेस्ट. पिजन चेस्ट कब होती है? इट अकर्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टर्नम एंटीरियरली विच इंक्रीजेस एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर. ठीक है. अब नाउ वी रीड अबाउट ब्रीदिंग पैटर्न्स. ब्रीदिंग पैटर्न पर बात कर लेते हैं. Breathing pattern: normal respiratory rate in an adult 12 to 20 breath per minute. 12 to 20 breath per minute. And bradypnea less than 10 breath per minute. Tachypnea more than 20 breath per minute. Hyperpnea deep breathing. Hypoventilation solo breathing. Hyperventilation Kussmaul respiration, increased rate and depth of breathing. Apnea, transient cessation of breathing. Obstructive sleep apnea, pause of breathing during sleep with transient upper airway obstruction. And kidney stroke, rate and depth of breathing increase and then decrease until apnea. तो ये सब कंडीशन मैं आपको लिखवा देता हूँ. कौन कौन सी मैंने आपको बताई है. ब्रेडिपिनिया,
tachypnea, hyperpnea, hypoventilation, hyperventilation, apnea, and obstructive sleep apnea. Okay, and last is kidney stroke. ठीक है। फिर हम इसमें और भी टेस्ट करते हैं, जैसे कि पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। पल्मोनरी एंजियोग्राफी, वेंटिलेशन या परफ्यूजन स्कैन। परफ्यूजन स्कैन करते हैं। एंड वी हैव ब्रोंकोस्कोपी। Now we have VATST, video assisted thoracoscopy. Okay, and now we have thoracentesis, thoracoascentesis. Then we have pointed out positions and diagnostic tests are done. In the next video, we deal with the disorder of respiratory system in tomorrow lecture. So stay and revise all the theory part of